ऑल प्रेपोजिशन इन इंग्लिश, इंग्लिश के जितने प्रेपोजिशन है सभी कवर करेंगे। अब आप में से काफ़ी स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि मेरे चैनल पर जो 30 डेज का कोर्स चल रहा है उसमें मैं प्रेपोजिशन सिखा चुकी हूँ, जो 1 लाख से भी ज़्यादा स्टूडेंट ने देख चुका है, ठीक है। तो वो तो मैं करवा चुकी हूँ, दोबारा मैम ने प्रीपोजिशन की क्लास लेकर आई है, तो आप लोग वो क्लास देखे होंगे। तो मैंने उसमें आप लोगों को आधा प्रेपोजिशन कवर करवाया था और मैंने आप लोगों से ये भी बोला था कि आधा मैं नेक्स्ट बार लेकर आऊँगी। काफ़ी स्टूडेंट ने कमेंट किया कि मैम इसकी नेक्स्ट पार्ट जल्द लेकर आइए, तो आज मैं आप लोगों के लिए उसके नेक्स्ट पार्ट प्रेपोजिशन के लेकर आई हूँ, जिनमें जो प्रेपोजिशन सिखा चुकी हूँ उसके अदर जो हमारे प्रेपोजिशन बच चुके हैं वो आज की इस वीडियो में मैं आपको कवर करवाने वाली हूँ। सबसे पहले हमारा जो प्रेपोजिशन है यहाँ पर वो है ड्यूरिंग। ड्यूरिंग यानी कि दौरान, के दौरान। यहाँ पे मैं जो प्रेपोजिशन सिखा चुकी हूँ जैसे कि ऑन, इन, एट, ये सारी प्रेपोजिशन मैं फर्स्ट पार्ट में सिखा चुकी हूँ, तो अगर आपको वो सीखना है तो वो ज़रूर सीख लीजिएगा। और उसके बाद ये सेकेंड पार्ट है प्रेपोजिशन की डे 27 में। तो ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान। हिंदी वाले स्टेटमेंट को पढ़िए, इससे समझ में आ जाएगा कि किस वाले सेंटेंसेस में इसका यूज किया जाता है। ड्यूरिंग का अर्थ दौरान के अर्थ के लिए वाक्य में इस्तेमाल किया जाता है। जब भी के दौरान हमारे सेंटेंसेस में आते हैं ना, वहाँ पे हम ड्यूरिंग का यूज करते हैं। इसका इस्तेमाल के दौरान यानी कि समय की बात करते हैं वो बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, मैं छुट्टियों के दौरान न्यूयॉर्क शहर में था। तो यहाँ समय की बात की जा रही है ना, कि जिस समय हमारी छुट्टियाँ चल रही थी उसके दौरान मैं न्यूयॉर्क में था। तो समय की बात करते हैं और हमारे सेंटेंसेस में के दौरान आते हैं, तो वहाँ पे हमें क्या यूज़ करना होता है? ड्यूरिंग का यूज़ करना होता है, ठीक है। तो हम ये सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे? मैं छुट्टियों के दौरान न्यूयॉर्क में था। पास्ट की बात करें तो हम बोलेंगे आई वॉज। ये स्टेट ऑफ बीइंग की बात करें, ठीक है, कोई एक्शन नहीं हो रहा, कोई वर्ब नहीं लगाएंगे, हम बोलेंगे आई वॉज इन न्यूयॉर्क। मैं न्यूयॉर्क में था, तो हम बोलेंगे आई वॉज इन न्यूयॉर्क सिटी। शहर बोला गया ना, सिटी। कब? छुट्टियों के दौरान, यानी कि ड्यूरिंग वैकेशन, ड्यूरिंग वैकेशंस, ठीक है। यानी कि जो हमारी गर्मियों की छुट्टी मिलती है ना, मान लो उस समय आप न्यूयॉर्क में थे, उस समय घूमने के लिए गए थे, स्कूल छुट्टी हुआ था, तो आप अपने फ्रेंड्स को कॉल करोगे या फिर आए तो अपने फ्रेंड को बता रहे हो कि मैं छुट्टियों के दौरान न्यूयॉर्क में था, तो आप कैसे बोलोगे? न्यूयॉर्क में रहो या कहीं भी रहो। ये बात बताने के लिए आपको ड्यूरिंग का यूज़ करना होगा। आप सेंटेंसेस इस तरह बोलोगे, आई वॉज इन न्यूयॉर्क सिटी या फिर दिल्ली सिटी, कुछ भी यूज़ कर सकते हो ड्यूरिंग वैकेशंस, ओके, मतलब वैकेशंस के दौरान। ब्रेक के दौरान मैं MS धोनी से मिल सकता हूँ। ब्रेक के दौरान मैं MS धोनी से मिल सकता हूँ, यानी कि ये धोनी हो गया क्रिकेटर। तो मान लीजिए आपकी सिटी में क्रिकेटर आने वाले हैं और आप ब्रेक के दौरान, आप कहीं जॉब करते हो, ठीक है, तो आपको हाफ डे आप काम करते हो, उसके बाद आपको ब्रेक मिलता है, तो आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो कि मैं ब्रेक के दौरान MS धोनी से मिलने जा सकता हूँ, ओके, यानी कि मिल सकता हूँ। तो आप ये सेंटेंसेस को कैसे बोलोगे? सकता हूँ, यानी कि I can meet MS धोनी। I can meet MS धोनी। मैं MS धोनी से मिल सकता हूँ कब? ब्रेक के दौरान, यानी कि during the break, ओके। इस तरह से किसी चीज़ के दौरान, यानी कि ड्यूरिंग द ब्रेक, ड्यूरिंग वैकेशंस, ड्यूरिंग हॉलीडे, इस तरह से आप यूज़ करना, ठीक है। मैं पढ़ाई के दौरान अच्छा था। ये सेंटेंसेस आप बनाओ, आप लोगों को समझ में आ गया होगा ना कैसे ये सेंटेंसेस का यूज़ करना है, ड्यूरिंग का कैसे यूज़ करना है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फटाफट बताइए कैसे बोलेंगे? मैं पढ़ाई के दौरान अच्छा था। मतलब मान लो आप जब पढ़ाई करते थे आप काफ़ी इंटेलिजेंट थे, आपको नई नई बातें जानकारी सुनने को मिलती थी। अब आपने पढ़ाई छोड़ दिया है, आपको ऐसा कोई जानकारी मिलता ही नहीं है, तो आप उस समय अच्छा थे, आपको नई नई जानकारी मिलती थी, आप अच्छा थे, पढ़ने में भी अच्छा थे, अब आप अच्छे नहीं हैं। तो आप बता रहे हो कि मैं पढ़ाई के दौरान अच्छा था, तो हम कैसे बोलेंगे? मैं अच्छा था, आई वॉज गुड। मैं अच्छा था, आई वॉज गुड। कब? पढ़ाई के दौरान, यानी कि ड्यूरिंग द स्टडी। पढ़ाई के दौरान यानी कि ड्यूरिंग द स्टडी। इस तरह से हमारे सेंटेंसेस बनेंगे। ड्यूरिंग यानी कि दौरान, के दौरान, ओके। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया। ये हमारा प्रीपोजिशन है, ठीक है, बहुत यूज किया जाता है। अब क्या आप के दौरान अपने सेंटेंसेस में यूज नहीं करते हो, आप
करते हो, जो प्रेपोजिशन बताऊंगी ना सभी का यूज आप करते हो, ये मेरी गारंटी है। बहुत सारे प्रेपोजिशन करवाने वाली हूँ आज। ओके, इससे पहले वाली वीडियो में भी बहुत सारे प्रेपोजिशन मैंने कवर करवाया था, आज भी बहुत सारे प्रेपोजिशन कवर करवाने वाली हूँ, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर में प्रेपोजिशन से कभी आप पीछा नहीं छुड़वा सकते हो। बहुत प्रेपोजिशन होती है हमारी इंग्लिश ग्रामर में, ठीक है। नेक्स्ट है टिल। टिल का मतलब होता है तक। जैसे कि आप बोलते हो ना कि मैं एक टाइम होता है, उतना बजे तक आप ये काम कर लोगे। जैसे बॉस ने आपको कोई काम दिया और आपको बॉस ने कहा कि ये 6 बजे तक ये प्रोजेक्ट सबमिट हो जाना चाहिए। 6 बजे तक एक आपको डेडलाइन मिल गया है। अब उसी के अंडर आप ये काम कर सकते हो। उससे पहले आप दे सकते हो, लेकिन 6 बजे के बाद आप नहीं दे सकते हो, ठीक है। जैसे टिल का अर्थ तक के अर्थ के लिए वाक्य में इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि टिल का मतलब क्या हो गया, तक हो गया। ओके, इसका इस्तेमाल समय के लिए के अर्थ को बताने के लिए किया जाता है। जैसे मैंने बताया 6 बजे तक, तो ये समय की बात कर रहे हैं, वहां पे यूज किया जाता है। इसका इस्तेमाल दिन समय के साथ के अर्थ में बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला कि आप 2 दिन में इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना, 2 दिन तक ये जमा कर देना। 2 दिन तक मैंने आपको डेज बता दिया, या फिर इस वीक तक ये काम हो जाना चाहिए, ये प्रोजेक्ट सबमिट हो जाना चाहिए। तो ये डेडलाइन है, ये वीक, ये 2 दिन, ये मंडे, ये आपका डेडलाइन है। यहाँ तक आपको ये प्रोजेक्ट सबमिट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो तकारण है उसके लिए टिल का यूज करते हैं। जैसे मैं 7 बजे तक खेलूंगा, मम्मी से आपने बोला कि मैं 7 बजे तक खेलूंगा, मतलब 7 बजे आपका डेडलाइन है। इससे पहले आप खेल कर हट सकते हो, इसके बाद नहीं जा सकते। ओके, तो मैं 7 बजे तक खेलूंगा, ये सेंटेंसेस को बोलेंगे आई विल प्ले। आई विल प्ले टिल 7 o'clock। 7 o'clock। तो आपने मम्मी से कहा कि मैं 7 बजे तक खेलूंगा, तो आपका 7 बजे डेडलाइन है, तो वहां पे आप टिल का यूज करोगे। आई वॉज प्ले टिल 7 o'clock। ओके, सोनम मेरे घर रविवार तक रहेगी। तो रविवार तक ही रहेगी, उससे पहले वो जा सकती है, लेकिन रविवार के बाद नहीं जाएगी, ठीक है, वो उसका डेडलाइन है। तो सोनम मेरे साथ रविवार तक रहेगी, ये सेंटेंसेस को हम बोलेंगे सोनम विल स्टे। सोनम विल स्टे, सोनम मेरे साथ रहेगी, सोनम में रहेगी, सोनम विल स्टे विद मी, मेरे साथ, विद मी। कब तक, संडे तक, रविवार तक। तो टिल का यूज करके आप अपने टाइम को यूज कर दीजिएगा। क्या टाइम है, संडे है, तो हम यहाँ संडे का यूज करेंगे। तो हमारा सेंटेंस हो गया सोनम विल स्टे विद मी टिल संडे। ओके, मैं 1 साल तक घर नहीं जाऊंगा, 1 साल मेरा डेडलाइन है, उससे पहले जा सकता हूँ, उसके बाद नहीं जाऊंगा। ओके, तो मैं 1 साल तक घर नहीं जाऊंगा, बताइए कैसे इंग्लिश में बोलेंगे इसे। मैं 1 साल तक घर नहीं जाऊंगा, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। एकदम सिंपल सेंटेंस, कुछ नहीं करना है। ग्रामर रूल आपको सभी पता है। अभी तक तो मैंने बहुत सारे ग्रामर रूल कंप्लीट करवा चुकी हूँ, और हमारे सिर्फ 3 डेज बाकी है, उसमें भी मैं अलग अलग टॉपिक आपको करवाने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं घर नहीं जाऊंगा, पहले ये सेंटेंस बनाइए। मैं घर नहीं जाऊंगा, आई वॉन्ट, विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन वॉन्ट का यूज कर सकते हैं, करेक्ट है। ओके, तो आई वॉन्ट गो होम, मैं घर नहीं जाऊंगा, आई वॉन्ट गो होम। कब, 1 साल तक, यानी कि टिल अ ईयर। ओके, इस तरह से हम यूज करेंगे अ ईयर, यानी कि 1 साल। 1 ईयर भी यूज कर सकते थे आप। ओके, तो इस तरह से आप टिल का यूज करना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज किया जाता है। जब आप एक डेडलाइन होता है, उतना ही बजे तक आप ये काम कंप्लीट कर दोगे, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सेप्ट यानी कि छोड़कर। जैसे कि ये तो सिवाय या फिर छोड़कर, इसका इस्तेमाल को छोड़कर, ये जो आपका को छोड़कर, ठीक है, एक्सेप्ट यानी कि को छोड़कर अर्थ बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल के अलावा के अर्थ को बताने के लिए भी किया जाता है। छोड़कर आए, सिवाय आए या अलावा आए, सबका मतलब है एक्सेप्ट। एग्जाम्पल, यह विद्यालय रविवार को छोड़कर हर दिन खुला रहता है। आपको ये तो समझ में आ रहा ना, मतलब रविवार को बंद रहता है, बाकी डेज खुला रहता है, ठीक है। जैसे कि ये दुकान ट्यूसडे को बंद रहती है,
ठीक है, तो ट्यूसडे को छोड़कर सारे दिन खुले रहते हैं, तो एक्सेप्ट ट्यूसडे। ओके, मतलब ट्यूसडे को छोड़कर, तो किसी चीज को छोड़कर, उसके अलावा, जैसे कि मैं आइसक्रीम के अलावा चॉकलेट्स खाती हूँ, यानी कि वो आइसक्रीम है ना उसे नहीं खाती हूँ, चॉकलेट्स खाती हूँ, ठीक है, तो उसको छोड़कर, उसको हटाकर, तो वहां पर एक्सेप्ट का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये विद्यालय रविवार को छोड़कर हर दिन खुला रहता है, इसे हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे यह विद्यालय, यानी कि दिस स्कूल। ठीक है, दिस स्कूल ये हमारा खुलता है। ठीक है, तो हम किसी एक विद्यालय की बात कर रहे हैं तो वहां पर हम ओपन्स का यूज कर सकते हैं, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओपन्स एवरी डे, कब छोड़कर? संडे को छोड़कर, यानी कि एक्सेप्ट संडे। तो इस तरह से आपको यूज करना है। ठीक है, इस तरह से आपको यूज करना है। आइसक्रीम छोड़कर, एक्सेप्ट आइसक्रीम। मंडे छोड़कर, एक्सेप्ट मंडे, इस तरह से यूज करना। ओके, मैं तुम्हें छोड़कर किसी को भी हरा सकता हूं, यानी कि तुम्हें हटाकर, एक्सेप्ट यू, मैं तुम्हें छोड़कर सबको हरा सकता हूं। इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? मैं सबको हरा सकता हूं, यानी कि मेरे अंदर ये एबिलिटी है यानी कि कैन, तो हम बोलेंगे आई कैन, हरा सकता हूं, डिफीट का यूज कर सकते हैं। आई कैन डिफीट एनीवन, मैं किसी को भी हरा सकता हूं तुम्हें छोड़कर, यानी कि एक्सेप्ट यू। इस तरह से आप सेंटेंसेस बनाना। ठीक है, तुम्हें छोड़कर मैं सबको हरा सकता हूं, आई कैन डिफीट एनीवन एक्सेप्ट यू। सीमा को छोड़कर सभी लड़कियां स्कूल में हैं, यानी कि सीमा नहीं है ना, तो सीमा को छोड़कर, एक्सेप्ट सीमा, तो सभी लड़कियां स्कूल में हैं, हम बोलेंगे ऑल द गर्ल्स इन स्कूल, मतलब सभी लड़कियां स्कूल में हैं, ऑल द गर्ल्स इन स्कूल। सीमा को छोड़कर, यानी कि एक्सेप्ट सीमा को छोड़कर, तो इस तरह से आप एक्सेप्ट का यूज करना। छोड़कर, के सिवाय या फिर अलावा, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? एक्सेप्ट का यूज करेंगे। गॉट इट? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा अगो। अगो का मतलब होता है पहले। अगो मीन्स पहले, जैसे कि इसका इस्तेमाल पहले समय के साथ किया जाता है, अर्थ बताने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। जैसे सोनम 5 साल पहले आई, तो जहां भी पहले आएगा ना वहां पर अगो का यूज करेंगे। ठीक है, अब आप बोलोगे मैम बिफोर का मतलब भी तो पहले होता है ना? बिल्कुल, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। ठीक है, तो सोनम 5 साल पहले आई, तो पहले की बात कर रहे हैं। ठीक है, पहले की बात कर रहे हैं, समय की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? एगो का यूज करेंगे। हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे, सोनम 5 साल पहले आई, सोनम केम 5 years ago। सोनम 5 साल पहले आई, सोनम आई, सोनम कैम 5 years ago, 5 साल पहले। अगो का यूज लास्ट में किया जाता है, सेंटेंसेस के लास्ट में। ठीक है, जैसे कि मैंने 2 साल पहले MBA किया था, बताइए तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? मैंने 2 साल पहले MBA किया था, यानी कि हमारा पास्ट परफेक्ट है, हैड का यूज होगा। यहां पर एक्शन हो रहा करने का, आई हैड डन MBA। ठीक है, तो हम कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे आई हैड डन MBA। कब? 2 साल पहले, यानी कि 2 years ago। ओके, इस तरह से हम यूज करेंगे। रीना 10 साल पहले अच्छी थी, कब? 10 साल पहले, 10 years ago। ओके, तो रीना अच्छी थी, इसकी हम इंग्लिश बनाएंगे, हम बोलेंगे रीना वॉज गुड। कब? 10 साल पहले, यानी कि 10 years ago।
10 years ago। तो हमारा सेंटेंस हो गया रीना वॉज गुड 10 years ago। रीना 10 साल पहले अच्छी थी। मैं 3 साल पहले दिल्ली में रहता था। मैं 3 साल पहले दिल्ली में रहता था, तो मैं दिल्ली में रहता था पहले ये सेंटेंस बनाइए, उसके बाद 3 साल पहले उसका इंग्लिश बनाइएगा। बताइए तो कैसे बनेगा। मैं दिल्ली में रहता था हमारा पास्ट सिंपल का सेंटेंस है, बताइए। मैं दिल्ली में रहता था। आप सभी को जवाब देने, ठीक है। देखिए प्रीपोजिशन एक ऐसा सिलेबस है हम लोग का इंग्लिश ग्रामर का जो बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है हर सेंटेंसेस में। आप कोई सा भी सेंटेंस बताओ, अपनी पोजीशन बताने के लिए आपको प्रीपोजिशन का यूज़ करना ही पड़ेगा। प्रीपोजिशन का मतलब ही होता है पहले पोजीशन, कोई भी वस्तु कोई भी इंसान की पोजीशन को बताना, ठीक है। जैसे कि यहीं पर सेंटेंस देख लीजिए, मैं 3 साल पहले दिल्ली में रहता था। तो आपकी पोजीशन 3 साल पहले आपकी पोजीशन को कौन बता रहा है? अब वो बता रहा ना, कब? पहले आपका क्या है? प्रीपोजिशन है। तो जब तक प्रीपोजिशन नहीं आएगा तब तक दो सेंटेंसेस अलग ही रहेंगे, उनका मीनिंग कुछ समझ नहीं आएगा। ओके, तो प्रीपोजिशन बहुत ज़रूरी है, इसे इग्नोर मत कीजिएगा। तो मैं दिल्ली में रहता था, हम बोलेंगे आई लिव्ड इन दिल्ली। आई लिव्ड इन दिल्ली। मैं दिल्ली में रहता था, आई लिव्ड इन दिल्ली। कब? 3 साल पहले, यानी कि 3 years ago। 3 years ago, 3 साल पहले। I lived in Delhi 3 years ago। ओके, इस तरह से हम यूज़ करेंगे अगो का, मतलब पहले के सेंस में, समय की बात करेंगे तब, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है देन। देन का मतलब होता है से या की अपेक्षा, मतलब हम यहाँ तुलना करते हैं किसी का, ठीक है। जैसे कि इसका साथ, ये तो वही है कि इसका इस्तेमाल बजाय, की अपेक्षा, छुपे हुए अर्थ को बताने के लिए किया जाता है। देखिए इसके साथ देन का इस्तेमाल एक दूसरे की तुलना यानी कि कंपेयर करने के लिए किया जाता है। दो चीज हो, चाहे वो थिंग्स हो या पर्सन हो, उसका कंपेयर करने के लिए देन का यूज किया जाता है। मैं तुमसे बेहतर हूँ, यानी कि मेरी और आपकी कंपेयर मैं कर रही हूँ कि मैं आपसे अच्छी हूँ, ठीक है। तो कंपेयर की बात हो रही है, तो जहाँ कंपेयर करेंगे वहाँ देन का यूज करेंगे, ठीक है। तो मैं तुमसे बेहतर हूँ, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे I am better। I am better than you। तो अब जब भी आपको किसी से कंपेयर खुद को करना होगा या किसी और की कंपेयर किसी और से करनी होगी, तो वहाँ पर देन का यूज़ करना। I am better than you, you are better than him। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो, ठीक है। मैं तुमसे लंबा हूँ। अब ऐसे भी हम कंपेयर करते हैं ना कि तुम छोटे हो, तुम नाटे हो, मैं तुमसे लंबा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से भी हम कंपेयर करते हैं ना खुद को। हाइट, हम लोग जब छोटे थे तो हाइट नापते थे, किसकी हाइट लंबी है ना। तो वहाँ पे हम कंपेयर करते थे, तो वहाँ पर देन का यूज़ करेंगे। हम बोलेंगे आई एम टॉलर। आई एम टॉलर देन यू। आई एम टॉलर देन यू। ये बेटर, टॉलर, ये सब क्या है? ये हमारा कॉम्पैरेटिव डिग्री है। ये डिग्री वगैरह वो आप जब छोटे थे, जब 10th या फिर 7-8 में थे, वहाँ पे आपको यूज़ किया जाता था डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट है राजू रोहन की अपेक्षा अमीर है। राजू रोहन की अपेक्षा अमीर है, बताइए इसकी इंग्लिश क्या बनेगी। यहाँ भी राजू और रोहन का कंपेयर हो रहा है ना, कि राजू रोहन की अपेक्षा अमीर है, यानी कि राजू अमीर है, रोहन गरीब है ना। तो राजू रोहन की अपेक्षा गरीब है, हम बोलेंगे राजू इज रिच। राजू इज रिच। राजू अमीर है, राजू इज रिच। रोहन की अपेक्षा यानी कि देन रोहन की अपेक्षा, की बजाय या से तुलना जब आप करोगे वहां पर देन यूज करेंगे, भले ही हिंदी वाले कुछ भी आए। ओके, मैं तुमसे ज्यादा अच्छा हूं, तो यहाँ भी हम कंपेयर करें कि मैं तुमसे ज्यादा अच्छा हूं। बताइए इसकी इंग्लिश क्या होगी। मैं तुमसे बेहतर हूँ या मैं तुमसे अच्छा हूँ, बात एक ही हुआ, एक ही सेंटेंस है ना। मैं तुमसे अच्छा हूँ या मैं तुमसे बेहतर हूँ, तो हम बोलेंगे आई एम बेटर देन यू। आई एम बेटर देन यू। मैं तुमसे अच्छा हूँ या मैं तुमसे बेहतर हूँ, आई एम बेटर देन यू। ओके, तो इस तरह से आप किसी से तुलना करोगे, खुद की या किसी और की, किसी और से तुलना करोगे तो देन का यूज़ कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है विद इन।
विद इन का मतलब होता है, विद इन का मतलब होता है अंदर, विद इन का मतलब होता है अंदर, मतलब यहाँ पर अंदर यानी कि इन का यूज़ नहीं, ठीक है, इन का यूज़ तो अंदर के सेंस में किया जाता है, वैसा नहीं, यहाँ टाइम के अंदर, मतलब आप ऐसे बोलते हो ना कि मैं 5 मिनट के अंदर आ जाऊँगा, तो 5 मिनट के अंदर, वो 5 मिनट जो आपका चल रहा है उसी के अंदर आ जाऊँगा, ऐसा आप कहना चाहते हो, वहाँ पर विद इन का यूज़ किया जाता है। इसका इस्तेमाल समय के खत्म हो जाने से पहले के अर्थ को बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि 5 मिनट आपने बोला, 5 मिनट के अंदर आपको यहाँ पर आना है, तो विद इन यूज़ करेंगे, विद इन 5 मिनट्स। ओके, इस तरह से। मुझे 1 किलोमीटर दौड़ने में 5 मिनट से कम लगता है, 5 मिनट से कम यानी कि 5 मिनट के अंदर लगता है ना, 5 मिनट के अंदर ही मैं दौड़ लेता हूँ, ऐसा आप कहना चाहते हो। तो भले हिंदी वाले सेंटेंसेस में अंदर आए या ना आए, आपको बस इतना ध्यान देना है कि कोई ड्यूरेशन, कोई टाइम के अंदर की आप बात कर रहे हो ना, वहाँ पे आपको क्या यूज़ करना है, विद इन का यूज़ करना है। टाइम, समय, समय खत्म हो जाने से पहले की बात करोगे, वहाँ पर विद इन का यूज़ करोगे। और जो मैंने और एक टिल बताया था ना, टिल का मतलब तक था, वो डेडलाइन आपका था, ठीक है, ये आपका डेडलाइन नहीं है, ये आप खुद ही इसके अंदर ही आप ये काम कर लोगे, वहाँ पर विद इन का यूज़ करेंगे। तो मुझे 1 किलोमीटर दौड़ने में 5 मिनट से भी कम लगता है, यानी कि उसके अंदर ही मैं दौड़ लेता हूँ। तो यहाँ पर आप अपनी एबिलिटी बता रहे हो, तो आप बोलोगे आई कैन रन 1 किलोमीटर, आई कैन रन 1 किलोमीटर, मैं 1 किलोमीटर दौड़ सकता हूँ विद इन 5 मिनट्स, मतलब 5 मिनट के अंदर, विद इन 5 मिनट्स, 5 मिनट्स के अंदर, यानी कि मैं 1 किलोमीटर दौड़ सकता हूँ 5 मिनट के अंदर, आई कैन रन 1 किलोमीटर विद इन 5 मिनट्स, ठीक है। मैं 5 घंटे के अंदर वापस आ जाऊँगा, मैं 5 घंटे के अंदर वापस आ जाऊँगा, यानी कि 5 घंटा के बीच में ही आ जाऊँगा, ठीक है। तो हम ये सेंटेंसेस को मैं आ जाऊँगा यानी कि आई विल कम बैक, आई विल कम बैक, मैं आ जाऊँगा, आई विल कम बैक, कब, 5 मिनट के अंदर, यानी कि विद इन 5 घंटा, विद इन 5 आवर्स, विद इन 5 आवर्स। ओके, नेक्स्ट है मैं 2 मिनट के अंदर घर आ जाऊँगा, 2 मिनट के अंदर ही आ जाऊँगा। ऐसा सेंटेंसेस तो बहुत यूज़ करते हैं हम अपने डे टू डे कॉन्वर्सेशन में कि तुम मेरा इंतज़ार करो, मैं 10 मिनट के अंदर आ जाऊँगा, तो वहाँ पर विद इन का यूज़ करेंगे, ठीक है। बताइए क्या बोलेंगे, मैं 2 मिनट के अंदर घर आ जाऊँगा। पहले आप बनाओ मैं घर आ जाऊँगा, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, मैं घर आ जाऊँगा, आई विल कम होम, आई विल कम होम, मैं घर आ जाऊँगा, आई विल कम होम, कब, 2 मिनट के अंदर, यानी कि विद इन 2 मिनट्स, विद इन 2 मिनट्स। तो इस तरह से आप विद इन का यूज़ करोगे, किसी टाइम को ख़त्म होने से पहले उसके अंदर ही कोई काम कर लेना, यानी कि विद इन 5 मिनट्स, विद इन 10 आवर्स, इस तरह से यूज़ करना, ठीक है। ओके, ये समझ में आ गया, विद इन समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे ओवर। ओवर तो हम लोगों ने यूज़ किया था, इससे पहले हम लोगों ने सीखा था, चलिए यहाँ पे है तो मैं आपको बता देती हूँ। ओवर का मतलब होता है के ऊपर, ओवर मीन्स के ऊपर, जैसे कि ओवर का यूज़ के ऊपर के सेंस में किया जाता है। इसका इस्तेमाल के ऊपर बिना छुए हुए के अर्थ में किया जाता है, मतलब ऊपर तो है लेकिन विदाउट टच नहीं कर रहा है। एग्जाम्पल, ये क्या है, ये एक पेड़ है, ठीक है। अब ये पेड़ के ऊपर यहाँ से हेलीकॉप्टर क्रॉस हो रहा है, तो ये पेड़ के ऊपर से क्रॉस हुआ ना, लेकिन क्या ये पेड़ को टच कर रहा है, क्या ये पेड़ को टच कर रहा है, नहीं। अब यहाँ से एक चिड़िया अगर मेरे सिर के ऊपर से क्रॉस होगी, तो क्या ये मेरे सिर पे टच होके क्रॉस होगी, नहीं, वो तो सीधा यहाँ से इधर चली जाएगी। तो के ऊपर, मेरे सिर के ऊपर तो है लेकिन टच नहीं हो रही है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, ओवर का यूज़ करेंगे, ठीक है। इसका इस्तेमाल सभी जगह के अर्थ में बताने के लिए इस्तेमाल होता है, ऑल ओवर। जैसे कि ये इंग्लिश जो ऐसा लैंग्वेज है ना जो हर जगह बोली जाती है, सभी जगह बोली जाती है, यानी कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो,
पूरी दुनिया में, ऑल ओवर द वर्ल्ड, इस तरह से यूज़ कर सकते हो। इसका इस्तेमाल अधिक के अर्थ में होता है, मोर देन। एग्जाम्पल देखिए कैसे हम करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, हमारे सिर के ऊपर एक छत है। अब हमारे सिर के ऊपर है तो क्या छत हमारे सिर से टच हो रही है? नहीं। तो क्या यूज़ करेंगे? ओवर का यूज़ करेंगे। हम बोलेंगे देयर, यहाँ यूज़ करेंगे देयर। देयर क्यों यूज़ हुआ यहाँ पर? देयर क्यों यूज़ हुआ? तो गाइस मैं आप लोग के लिए देयर के यूजेस की वीडियोस लेकर आने वाली हूँ। देयर एक ऐसा वर्ड है ना जहाँ पर अगर आपका सब्जेक्ट नहीं होता है वहाँ पर आप देयर का यूज़ करके कमाल के सेंटेंसेस बना सकते हो। तो मैं देयर के यूजेस आप लोगों के लिए लेकर ज़रूर आऊँगी, ठीक है। तो हम बोलेंगे देयर इज़ अ रूफ, देयर इज़ अ रूफ ओवर आवर हेड, ओवर आवर हेड्स, मतलब हमारे सिर के ऊपर छत है। देयर इज़ अ रूफ ओवर आवर हेड्स, ओके। अंग्रेजी पूरी दुनिया में बोली जाती है, पूरे दुनिया में, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ओके, पूरी दुनिया में। तो हम इस सेंटेंसेस को बोलेंगे इंग्लिश इज स्पोकन, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब पूरी दुनिया में इंग्लिश बोली जाती है। तो बोलेंगे इंग्लिश इज स्पोकन। अब इंग्लिश कौन बोलता है ये बात नहीं बताया गया है, पैसिव वॉइस है, ठीक है। और ये पैसिव वॉइस है किसका है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस में इज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है टू वर्ड्स या टू वर्ड, दोनों एक ही है। अगर आप टू वर्ड्स बोलते हो या टू वर्ड बोलते हो बात एक ही है, की और डायरेक्शन बताते हैं, ठीक है। इसका इस्तेमाल की और दिशा बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, फॉर डायरेक्शन, ओके। इसका इस्तेमाल के प्रति के अर्थ को बताने के लिए भी किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि राजेश हवाई अड्डे की ओर जा चुका है, मतलब मान लीजिए उसे हवाई जहाज देखने का मन कर रहा था, तो वो हवाई जहाज यानी कि एयरपोर्ट के पास जा चुका है। तो आप बोल रहे राजेश जो है हवाई अड्डे की ओर जा चुका है, की ओर, डायरेक्शन, दिशा बता रहे हो आप, तो टू वर्ड्स या टू वर्ड का यूज करना, ठीक है। तो हम बोलेंगे राजेश हैज गॉन, ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। राजेश हैज गॉन टूवर्ड्स द एयरपोर्ट, टूवर्ड्स द एयरपोर्ट। हमारा सेंटेंस हो गया राजेश हैज गॉन टूवर्ड्स द एयरपोर्ट, मतलब राजेश हवाई अड्डे की ओर जा चुका है। वैसे ही मैं मंदिर की ओर जा रहा हूँ, की ओर डायरेक्शन बता रहा है, मैं मंदिर की ओर जा रहा हूँ। अब ये नहीं मैंने बोला कि मंदिर ही जा रहा हूँ, ठीक है। देखिए इसका मतलब क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पर एक मंदिर है, ठीक है, यहाँ पर एक मंदिर है और यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है, ठीक है। यहाँ मंदिर है, यहाँ एक रेस्टोरेंट है। तो अब मैंने बोला कि जो राजेश है या फिर मैं हूँ, मैं मंदिर की ओर जा रहा हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि मैं मंदिर में ही जा रही हूँ। मान लीजिए मैं रेस्टोरेंट जा रही हूँ तो मंदिर से होते हुए जाऊँगी ना। तो मैंने रेस्टोरेंट नहीं बोला, मैंने सिर्फ इतना बता दिया कि मैं मंदिर की ओर जा रही हूँ, तुम्हें चलना है तो चलो, ठीक है। तो की और जो आपने डायरेक्शन बताया, एग्जैक्ट आप वहाँ नहीं जा रहे हो, बस उसकी तरफ जा रहे हो, तो वहाँ पर टूवर्ड्स या टूवर्ड का यूज़ करेंगे। मैं मंदिर की ओर जा रहा हूँ, आप बोल सकते हो आई एम गोइंग। अगर आप मंदिर ही जाते, मंदिर की ओर नहीं, आप बोलते कि मैं मंदिर जा रहा हूँ, तो वहाँ पर टू यूज़ होता। अगर मंदिर ही जाते, मंदिर ही आपका डेस्टिनेशन होता, तो वहाँ पर टू यूज़ करते। लेकिन ये आपका डेस्टिनेशन नहीं है, आप उसकी तरफ से जा रहे हो ना, कि और जा रहे हो, ठीक है। तो हम बोलेंगे गोइंग टूवर्ड्स यूज़ करो या टूवर्ड यूज़ करो, बात एक ही है, ठीक है। टूवर्ड द टेम्पल, टूवर्ड द टेम्पल। तो आई एम गोइंग टूवर्ड्स द टेम्पल, मतलब मैं टेम्पल की ओर जा रहा हूँ। मैं गरीबों के प्रति दयालु हूँ। अब आपका के प्रति का भी सेंस आएगा तो वहाँ पे टूवर्ड्स या टूवर्ड का यूज़ कर देना, ठीक है। तो मैं गरीबों के प्रति दयालु हूँ, आई एम काइंड, आई एम
काइंड किसके प्रति? गरीबों के प्रति, यानी कि टूवर्ड्स द पुअर, गरीबों के प्रति, टूवर्ड्स द पुअर। इस तरह से सेंटेंसेस बनाएंगे टूवर्ड और टूवर्ड्स का यूज़ करके। बहुत इंपॉर्टेंट है ये तो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, मैंने बोला ना कि जो आज प्रीपोजिशन करवाने वाले हो ना, हर प्रीपोजिशन यूज़ आप कर पाओगे, हर प्रीपोजिशन का, सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। कोई ऐसा प्रीपोजिशन नहीं है जो वेस्ट आपका होगा सीखना, ऐसा कुछ भी नहीं है, सभी इंपॉर्टेंट है। और इसकी पीडीएफ भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, आपका एक्स्ट्रा कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं है। जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं वो पहले से ज्वाइन कर चुके हैं टेलीग्राम चैनल, अगर आप नए हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको पर डे की पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट आपके फ़ोन पे पहुंच जाए और वहां सुरक्षित रहे, सेफ रहे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आपको भी नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस जो मेरे क्वेश्चन कर रही हूँ आप मेरे साथ वो बनाते हुए ज़रूर चलना, इससे आपकी ज़बरदस्त वाली प्रैक्टिस हो जाएगी। आपको समझ आ जाएगा ना कि कहाँ पर किसका यूज़ करना है। ये भी तो सीखना ज़रूरी है कि किस प्रेपोजिशन का यूज़ स्टार्टिंग में किया जाता है, लास्ट में किया जाता है या बीच में किया जाता है। ठीक है, जैसे अब है अबाउट। अबाउट का मतलब होता है के बारे में, ये तो बहुत ईजी है ना, अबाउट यानी कि के बारे में। इसका इस्तेमाल के बारे में या के संबंध के अर्थ को बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या फिर इसका इस्तेमाल आसपास के अर्थ को बताने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, जैसे मैं उसके बारे में सब कुछ जानता हूँ, तो बारे में है ना, मैं उसके बारे में सब कुछ जानता हूँ तो बारे में आएगा, यानी कि अबाउट का यूज़ करेंगे। हम बोलेंगे आई नो एवरीथिंग, आई नो एवरीथिंग, मैं सब कुछ जानता हूँ, आई नो एवरीथिंग उसके बारे में, यानी कि अबाउट हिम, अबाउट हिम। तो हमारा सेंटेंस हो गया, मैं उसके बारे में सब कुछ जानता हूँ, आई नो एवरीथिंग अबाउट हिम। ओके, वैसे ही तुम मुझे अपने देश के बारे में बताओ, तुम मुझे अपने देश के बारे में बताओ, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे बताइए? तो तुम मुझे अपने देश के बारे में बताओ, हम बोलेंगे टेल मी, मुझे बताओ, यानी कि टेल मी अबाउट योर कंट्री, अबाउट योर कंट्री, कंट्री के बारे में है ना, अबाउट योर कंट्री। टेल मी अबाउट योर कंट्री, तुम अपने मुझे मतलब तुम अपने देश के बारे में मुझे बताओ। तो यहाँ पर जो तुम है ना, ये आप अंडरस्टूड है कि आप सेकंड पर्सन यू को बोल रहे हो, तो सिर्फ टेल मी यूज़ करते हो तो चलेगा, या फिर यू टेल मी भी बोल सकते हो। ठीक है, आप मुझे अपने परिवार के बारे में बताओ, बताइए इसकी इंग्लिश क्या होगी? यू टेल मी भी बोल सकते हो, टेल मी भी बोल सकते हो, बात एक ही है। आप अंडरस्टूड है कि आप अपने सेकंड पर्सन यू को बोल रहे हो। ठीक है, तो सिर्फ टेल मी भी यूज़ करते हो तो करेक्ट है। ठीक है, तो बताइए आप मुझे अपने परिवार के बारे में बताओ। सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम बनेगा। क्या बोलेंगे? टेल मी अबाउट योर फैमिली। क्या बोलेंगे हम बोलेंगे टेल मी अबाउट योर फैमिली, टेल मी अबाउट योर फैमिली, अपने फैमिली के बारे में बताओ, टेल मी अबाउट योर फैमिली। ओके, नेक्स्ट है मुझे इंडिया के बारे में कुछ और बताओ, मुझे इंडिया के बारे में कुछ और बताओ, कुछ और, समथिंग एल्स। ठीक है, बताइए, पहले मुझे बताओ उसकी इंग्लिश बनाइए टेल मी, ठीक है, फिर कुछ और के लिए समथिंग एल्स। इंडिया के बारे में अबाउट इंडिया, कितना सिंपल है। मुझे बताओ टेल मी क्या, कुछ और, यानी कि समथिंग एल्स। टेल मी समथिंग एल्स अपने इंडिया के बारे में, यानी कि अबाउट इंडिया, अबाउट इंडिया। मुझे इंडिया के बारे में कुछ और बताओ, टेल मी समथिंग एल्स अबाउट इंडिया। ओके, तो ये बहुत ईजी है, जहाँ भी के बारे में आएगा ना वहाँ पे आप आंख बंद करके अबाउट का यूज़ कर दीजिए। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ऑफ। ऑफ का मतलब होता है का, जैसे कि यह राज का घर है ना, इस टाई की कीमत 50 रुपये है, तो का के की जो आता है उसके लिए ऑफ ही यूज़ करते हैं। ठीक है, इसका इस्तेमाल अधिकार या संबंध या रखने के अर्थ को बताने के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल बना होना के अर्थ में इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल के कारण के अर्थ को बताने के लिए भी किया जाता है। कारण मतलब ये चीज़ ना किस चीज़ से बनी है,
वहाँ भी आप इसका यूज़ करोगे, या फिर किसी चीज़ से संबंध रखता है, रिलेशन रहेगा, तो वहाँ भी आप यूज़ करोगे। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताती हूँ, आपको समझ आ जाएगा। यह राज का घर है, यानी कि वो घर राज का है तो राज का अधिकार होगा, है ना। तो यहाँ जब आप अधिकार की बात करोगे तो ऑफ का यूज होगा। ये राज का घर है, ये राज की कार है, तो कार पे राज का अधिकार है। भले आपके सेंटेंसेस में का आ रहा है, लेकिन आप अधिकार को देखना। अब ये मेरा फोन है तो मेरा अधिकार है, ठीक है। तो जहां अधिकार होगा वहां पर ऑफ लगाएंगे। ओके, तो हम ये सेंटेंसेस को कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे यह राज का घर है, बोलेंगे दिस इज द हाउस, दिस इज द हाउस ऑफ राज, ऑफ राज। दिस इज द हाउस ऑफ राज मतलब यह राज का घर है, दिस इज द हाउस ऑफ राज। ओके, दशरथ अयोध्या का राजा था, यहाँ न संबंध की बात करें, दशरथ और अयोध्या का संबंध था, या फिर अधिकार की बात करो कि दशरथ अयोध्या का राजा था तो दशरथ का अधिकार था अयोध्या पे, राजा था, अधिकार था, संबंध था, तो क्या यूज करेंगे? ऑफ का यूज करेंगे। सेंटेंसेस में का भी आ रहा है, संबंध अधिकार भी शो कर रहा है, यानी कि क्या यूज करेंगे? ऑफ का यूज करेंगे। हम बोलेंगे दशरथ वॉज द किंग, दशरथ वॉज द किंग ऑफ अयोध्या, ठीक है। दशरथ वॉज द किंग ऑफ अयोध्या मतलब दशरथ अयोध्या का राजा था, संबंध था अयोध्या से उसका। कुर्सी लकड़ी से बना है, बना होना, देखिए किसी चीज को किसी चीज से बना होना, फ्रॉम का तो यूज करते हैं, फ्रॉम का भी यूज करते हैं, ऑफ का भी यूज करते हैं, ठीक है। तो कुर्सी लकड़ी का बना है, ये सेंटेंसेस को बोलेंगे द चेयर इज मेड ऑफ वुड, मेड ऑफ वुड। हमारा सेंटेंस हो गया लकड़ी कुर्सी का बना है, द चेयर इज मेड ऑफ वुड, ठीक है। वह बुखार से मर गया, यहाँ पे देखिए कारण, वह किस कारण मरा? बुखार से, तो कारण की बात करेंगे तो भी वहां पर यूज करेंगे ऑफ का, ठीक है। किस कारण से मरा? बुखार से। ओके, तो वह बुखार से मर गया, हम बोलेंगे ही डाइड ऑफ फीवर, ही डाइड ऑफ फीवर, वो बुखार से मर गया। तो इस तरह से हम इसका यूज करेंगे ऑफ का। हिंदी देखिए मैं इतना आप लोगों के लिए लिख रखी हूँ, ये वेस्ट नहीं है, इसी से आपको समझ में आएगा। अधिकार की बात करो, संबंध की बात करो, रखने की बात करो, बना होने की बात करो, कारण की बात करो, सब में ऑफ का यूज किया जाता है। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। अब आ गया टू। अभी हम लोगों ने टू वर्ड्स को देखा था ना, की तरफ के सेंस में, अब है हमारा टू। इसका इस्तेमाल की और या की तरफ के अर्थ को बताने के लिए किया जाता है। अब आप बोलोगे मैम इसमें भी तो यही हिंदी मीनिंग है। बिल्कुल, इसके एक हिंदी मीनिंग नहीं है, आप ध्यान दीजिए। इसका इस्तेमाल समय बताने से पहले या कम या बाकी के अर्थ में भी किया जाता है। एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगी, समझ में आ जाएगा। इसका इस्तेमाल छुपे हुए अर्थ को बताने के लिए भी किया जाता है, जैसे पहले उत्तर की ओर जाओ फिर दक्षिण की ओर। तो यहाँ पे की और आ रहा, देखिए आपको टू वर्ड्स और टू में क्या डिफरेंस समझना है। टू वर्ड्स का मतलब होता है कि और जाना, एकदम एग्जैक्ट वही नहीं जाना। मंदिर की ओर जा रहे थे तो एग्जैक्ट मंदिर ही तो नहीं जा रहे थे, मंदिर की ओर जा रहे थे। और यहाँ पर बोला गया पहले उत्तर की ओर जाओ, मतलब एग्जैक्ट उत्तर ही जाना है, यानी कि ये नहीं कि दक्षिण की तरफ निकल गए, ऐसा नहीं है, ठीक है। उत्तर बोला गया तो उत्तर की ओर जाना, एग्जैक्ट हमारा दिशा वही है। तो भले की ओर आए लेकिन एग्जैक्ट हमारा डेस्टिनेशन उत्तर है तो वहीं जाना है, तो लगाएंगे टू, ठीक है। तो पहले उत्तर की ओर जाओ, हम बोलेंगे गो टू नॉर्थ, गो टू नॉर्थ फर्स्ट, गो टू नॉर्थ फर्स्ट। फिर दक्षिण में, ठीक है, फिर दक्षिण की ओर या दक्षिण में, तो बोलेंगे देन टू साउथ, देन टू साउथ। ओके, तो मतलब एग्जैक्ट आपको कोई कहीं जाने बोलता और एग्जैक्ट आपको वहीं जाना है तो टू का यूज करेंगे, ठीक है। 5 बजने में 5 मिनट बाकी है,
बाकी के सेंस में देखिए, बाकी है, कम है या पहले है, समय बताने के लिए भी टू का यूज़ किया जाता है ना। जैसे कि 5 मिनट्स टू 5, 6 मिनट टू 6, इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, टू का। 5 बजने में 5 मिनट बाकी है, तो टाइम बताने के लिए इट का यूज़ किया जाता है। ये मैंने आपको करवाया था ना, इट के यूजेस में, बहुत इंपॉर्टेंट है इट का यूजेस, ठीक है, ज़रूर देखिएगा अगर आपने नहीं देखा है तो बोलेंगे इट इज़ 5 मिनट्स, इट इज़ 5 मिनट्स टू 5, मतलब 5 बजने में 5 मिनट बाकी है, इट इज़ 5 मिनट्स टू 5, ठीक है। वह विद्यालय जा रही है, तो एग्जैक्ट वो कहाँ जा रही है, विद्यालय ही जा रही है, उसकी डेस्टिनेशन ही विद्यालय है, ठीक है। तो विद्यालय जा रही है, इसकी इंग्लिश क्या होगी, मैंने ये बताया था ना, 2 वर्ड्स में भी मैंने बताया था। तो हम क्या बोलेंगे, जा रही है, शी इज गोइंग टू स्कूल, शी इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रही है, शी इज गोइंग टू स्कूल। मैं आगरा से दिल्ली गया, मैं आगरा से दिल्ली गया, तो यहाँ पर पहले देखिए, यहाँ पर छुपा हुआ भाव नज़र आ रहा है। यहाँ पे आपको से के लिए तो आपको यूज़ करना है फ्रॉम का, ठीक है, लेकिन इसे बनाने का प्रोसेस होता है, आप हमेशा देखते होंगे, आप डेली यूज सेंटेंसेस रटो या फिर कुछ भी पढ़ो, या फिर जब ट्रेन का टिकट मिलता है ना, वहाँ पे लिखा रहता है आई वेंट टू आगरा, कहाँ से कहाँ तक, आगरा से दिल्ली तक, फ्रॉम दिल्ली। तो यहाँ जो फर्स्ट कहाँ से जा रहे हैं, आगरा से दिल्ली जा रहे हैं, तो फर्स्ट जहाँ से आप जा रहे हैं ना, वहाँ पर टू यूज़ करते हैं, और जहाँ जा रहे हैं वहाँ फ्रॉम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है, इसे एकदम ध्यान से आप पढ़िएगा, इसकी सेंटेंसेस की प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा, जो हमारी डे टू डे कॉन्वर्सेशन में काम आती है, ठीक है। तो ये हमारे टू के यूजेस थे। मज़ा आ रहा है ना आज की प्रीपोजिशन सीखकर। बहुत सारे प्रीपोजिशन अभी हमारे बाकी हैं, हम सारे प्रीपोजिशन को क्लियर करेंगे। हाँ, हम सारे प्रीपोजिशन को आज क्लियर करेंगे, ठीक है। आपको बस मेरे साथ एंड तक बने हुए चलना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है अपॉन या ऑन टू। अपॉन या ऑन टू, यानी कि अपॉन या ऑन टू का अर्थ पर होता है, ठीक है, पर होता है, दोनों का अर्थ दोनों एक ही होता है। देखिए ये जो मैंने ऑन टू और अपॉन है ना, इससे पहले वीडियो में मैंने कवर किया था, ऑन टू अपॉन मैंने क्लियर किया था, लेकिन काफ़ी मैंने देखा था, काफ़ी स्टूडेंट की ये कमेंट आई थी कि मैम अपॉन और ऑन टू में क्या डिफरेंस है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अपॉन और ऑन टू में कोई डिफरेंस नहीं है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, दोनों में मोशन होता है। इसका इस्तेमाल अर्थ जब गति यानी कि मोशन की बात करें तो उस स्थिति में भी किया जाता है। अपॉन हो या ऑन टू हो, बात एक ही है। ये अपॉन वर्ड है ना, ये ज़्यादातर अंग्रेज लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, ऑन टू का यूज़ हम लोग कर लेते हैं। तो दोनों का मतलब बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है, कुछ फ़र्क नहीं होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। जैसे बिल्ली टेबल के ऊपर कूदी, आप ऑन टू का यूज़ करो या अपॉन का यूज़ करो, बात एक ही है। हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे द कैट जम्प्ड, द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल, अपॉन द टेबल। बिल्ली टेबल के ऊपर कूदी, द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल, ओके। उसी तरह से एक मकड़ी मेरे सिर के ऊपर घिरा, सिर के ऊपर। देखिए इसमें कैसे सेंटेंसेस आते हैं, मतलब कोई चीज़ एक सतह से जाके दूसरे सतह को टच करती है, ठीक है, लेकिन मोशन के साथ टच करती है। तो मकड़ी मेरे सिर पर गिरी, तो मेरे सिर के सतह को वो टच कर रही है ना, तो वहाँ पे यूज़ करेंगे अपॉन। गति के साथ गिरी है, मोशन हो रहा है, तो वहाँ पे यूज़ करेंगे अपॉन या ऑन टू, बात देखी है। चलिए यूज़ करेंगे अ स्पाइडर, A spider fell upon my head, upon my head। fell upon का यूज़ बहुत किया जाता है। A spider fell upon my head मतलब एक मकड़ी मेरे सिर के ऊपर गिरी। एक तोता पेड़ पर बैठ गया,
एक तोता पेड़ पर बैठ गया, यहाँ पर ऑन टू का भी यूज़ कर सकते हैं, अमंग का भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब उड़कर आया, मोशन हुआ, गति हुआ और पेड़ पे जाके बैठ गया, यानी कि पेड़ के सतह को टच किया, है ना। तो हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे, एक तोता यानी कि अ पैरट सेट अपॉन द ट्री, सेट अपॉन द ट्री, ठीक है, इस तरह से यूज़ करेंगे। आम पेड़ के ऊपर से गिरा, आम पेड़ के ऊपर से गिरा, सतह को टच किया, मतलब पेड़ के सतह को छोड़ा और नीचे ज़मीन के फ्लोर को टच किया, है ना। तो हम ये सेंटेंसेस को बना सकते हैं, द मैंगो फेल ऑन टू द ट्री। एक बात और बताओ, यहाँ पे ना ऑफ का यूज़ बहुत ही बेस्ट रहता है, OFF, क्योंकि जब कोई चीज़ मोशन के साथ एक सतह को टच छोड़कर नीचे आती है ना, मतलब मोशन के साथ एक जगह को छोड़कर दूसरे जगह पे आती है, वहाँ पर ऑफ का यूज़ किया जाता है, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, एक सतह को छोड़कर दूसरे सतह में जाओगे तो ऑन टू या ऑन का यूज़ कर सकते हो जब दूसरे सतह को आप टच कर रहे हो, उसके ऊपर हो, ठीक है। तब चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है बाय। बाय का मतलब होता है द्वारा, बाय का मतलब द्वारा, जैसे इसका इस्तेमाल किसी यातायात वाहन में किया जाता है, मैंने बताया था ना किसी व्हीकल्स में किया जाता है बाय का यूज़। इसका इस्तेमाल क्रमवाच्य यानी कि इंग्लिश में बोले तो पैसिव वॉइस, वाक्य बनाते हैं तब करते हैं। इसका इस्तेमाल तक, समय से पहले के अर्थ में केवल सिंपल फ्यूचर टेंस में किया जाता है। सिंपल फ्यूचर टेंस पता है ना, सिंपल फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस की बात करो ना, जहाँ भी तक आता है फ्यूचर टेंस में ही ये आता है, जैसे कि मैं 2 बजे तक आ जाऊँगा, तो फ्यूचर में ही इसका यूज़ किया जाता है। तो फ्यूचर में जब आपका तक आता है उसके लिए हम बाय का यूज़ करते हैं। टेंस में मैंने काफ़ी बार आपको क्लियर किया है, ठीक है। इसका इस्तेमाल से होकर गुजरने की अर्थ में भी किया जाता है, मतलब गुजरने का सेंस में किया जाता है। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल, मैं यहाँ ट्रेन से आया, व्हीकल से आया, है ना, व्हीकल की बात करेंगे तो बाय का यूज़ करेंगे। मैं यहाँ ट्रेन से आया तो हम बोलेंगे आई कैम हेयर, आई कैम हेयर बाय द ट्रेन, बाय द ट्रेन। मैं यहाँ ट्रेन से आया, आई कैम हेयर बाय द ट्रेन, ठीक है। राज अपने बड़े भाई के द्वारा पीटा गया, किसी के द्वारा पीटा गया यानी कि पैसिव वॉइस, है ना, किसी के द्वारा कोई काम किया गया यानी कि पैसिव वॉइस। और ये हमारा पास्ट सिंपल का पैसिव वॉइस है, जिसमें वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। अगर आपने पैसिव वॉइस वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो ज़रूर देख लीजिएगा 30 डेज़ की कोर्स में मैंने वो भी कंप्लीट किया है। आप प्लेलिस्ट विजिट कीजिएगा ना। देखिए बहुत लोगों की ये कमेंट आती है कि मैम आपका जो डे 1 से मैं अगर ज्वाइन करना चाहता हूँ तो कैसे ज्वाइन करूँ। तो गाइज़ आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे 30 डेज़ का कोर्स आपको ऊपर में ही मिल जाएगा। वहाँ पे जाकर आप क्लिक कीजिएगा ना, प्लेलिस्ट में जो आपको 30 डेज़ का कोर्स मिलेगा वहाँ क्लिक कीजिएगा तो देखिएगा डे वाइज आपको हर वीडियो मिल जाएगी, हर वीडियो, एक भी वीडियो मिस नहीं रहेगा, हर वीडियो डे वाइज आपको मिल जाएगी। वहाँ से आप पर डे एक एक वीडियो देखिए। एक ही बार में सारी वीडियो देखने के लिए मैं नहीं बोल रही हूँ, एक दिन में एक ही वीडियो देखिए, ठीक है। इस तरह से खिचड़ी नहीं बनेगी, एक साथ देखोगे ना बहुत खिचड़ी बनेगी। और जो भी वीडियो देख रहे हो ना प्रॉपरली एकदम ध्यान से देखिए, नोट्स भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, उसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, बस आप उसको ध्यान से देखिए और सुनिए, समझिए, ठीक है। राज अपने बड़े भाई द्वारा पीटा गया, क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे राज वॉज बीटन, राज वॉज बीटन बाय हिज एल्डर ब्रदर। राज अपने बड़े भाई द्वारा पीटा गया, राज वॉज बीटन बाय हिज एल्डर ब्रदर। उसी तरह से वह सुबह 6 बजे तक निकल जाएगा, वह सुबह 6 बजे तक निकल जाएगा। इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे बोलिए तो, बस देखिए यहाँ पर तक आया ना और ये फ्यूचर का हमारा सेंटेंस है। हम कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे ही विल लीव बाय 6 o'clock, 6 o'clock in the morning, in the morning। हमारा सेंटेंस हो गया, वह सुबह 6 बजे तक निकल जाएगा, ही विल लीव बाय 6 o'clock in the morning। ओके, इस तरह से बाय का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है अमंग। अमंग का यूज़ किया जाता है बीच में। जब देखिए
इसका उपयोग दो से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों के बीच के अर्थ में किया जाता है। मोर देन टू ऑब्जेक्ट्स और पर्सन्स, मोर देन टू यानी कि दो से ज़्यादा होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं 10 लोगों के बीच में था, तो दो से ज़्यादा की बात करें ना, 10 की बात करें यानी कि अमंग का यूज़ करेंगे। दो की बात नहीं, 10 की बात करें यानी कि अमंग का यूज़ करेंगे। हम बोलेंगे आई वॉज अमंग 10 people, 10 people। मैं 10 लोगों के बीच में था। आई वॉज अमंग 10 people। मेरा भाई लड़कियों के बीच में खड़ा था, मतलब लड़कियों थी, बहुत सारी लड़की होगी, है ना। तो हम ये सेंटेंस को बनाएंगे, माई ब्रदर इज स्टैंडिंग, माई ब्रदर इज स्टैंडिंग अमंग द गर्ल्स। हमारा सेंटेंस हो गया, माई ब्रदर इज स्टैंडिंग अमंग द गर्ल्स। ठीक है। मेरे पिताजी लड़कों के बीच में हैं। बताइए इसकी इंग्लिश क्या होगी। लड़के हैं तो बहुत सारे लड़के होंगे ना, एक लड़का रहता तो लड़का बोल देते, तो पिताजी और लड़का मिलाकर 2 हो जाता। लेकिन यहाँ पे हम लड़के बोल रहे हैं, बहुत सारे लड़के हैं, 2 से ज़्यादा है। तो मेरे पिताजी लड़कों के बीच में थे। हम बोलेंगे My dad is among boys. My dad is among boys. मेरे पिताजी लड़कों के बीच में थे। ठीक है। इस तरह से among का यूज़ करेंगे बीच में के सेंस में। Got it? चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है between। between का मतलब होता है बीच में। between मीन्स बीच में। जैसे कि देखिए, वो भी बीच में था ना, लेकिन वो 2 से ज़्यादा, मोर देन 2 ऑब्जेक्ट्स एंड पर्सन्स। और ये देखिए, ये 2 वस्तुओं या व्यक्तियों के बीच के अर्थ को बताने के लिए यूज़ किया जाता है बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स या पर्सन। वो मोर देन 2 ऑब्जेक्ट्स और पर्सन्स था, और ये ओनली 2 ऑब्जेक्ट्स और पर्सन, 2 ऑब्जेक्ट्स और पर्सन, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है। इसका उपयोग समय या 2 घटनाओं को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। एक्सप्रेस टाइम के बीच में भी इसका यूज़ किया जाता है। भले आपके सेंटेंसेस में के बीच नहीं आता है, फिर भी यूज़ किया जाता है बिटवीन, अगर 2 समय, 2 ऑब्जेक्ट्स, 2 थिंग्स की बात करो तो। ठीक है। 2 पुस्तक के बीच, पुस्तक 2 टेबल के बीच रखा हुआ है। पुस्तक 2 टेबल के बीच रखा हुआ है, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। पुस्तक यानी कि बुक। हम बोलेंगे बुक इज लाइंग between 2 tables। ठीक है। पुस्तक 2 टेबल के बीच रखा हुआ है। बुक इज लाइंग बिटवीन 2 टेबल्स। वैसे ही 8 बजे से 8:30 बजे तक हमसे संपर्क करें, तो यहाँ के बीच आया नहीं आया। लेकिन 2 समय की बात करें, 2 समय या 2 घटनाओं की बात करेंगे, तो वहाँ भी हम यूज़ करेंगे बिटवीन का। ठीक है। तो हम बोलेंगे हमसे संपर्क करें, यानी कि कॉन्टेक्ट अस बिटवीन 8 AM to 8:30 PM। ठीक है। मतलब 8 बजे से 8:30 बजे तक हमसे संपर्क करें। कॉन्टेक्ट अस बिटवीन 8 AM to 8:30 PM। ठीक है। 2 पुस्तक के बीच कॉपी रखी हुई है, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे बताइए। 2 पुस्तक के बीच कॉपी रखी हुई है, रखी है, अभी भी रखी है। ठीक है। कैसे बोलेंगे। हम बोलेंगे कॉपी बिटवीन 2 बुक्स इज केप्ट। कौन रखा है नहीं पता, पैसिव वॉइस हो गया। कॉपी बिटवीन 2 बुक्स इज केप्ट। ओके, इस तरह से यूज करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है बीनीथ, अंडरनीथ। बीनीथ और अंडरनीथ दोनों का मतलब होता है नीचे। ठीक है। फुल्ली कवर्ड। देखिए, इसका उपयोग किसी के नीचे पूरी तरह से छूते हुए अर्थ में किया जाता है। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट फुल्ली टच्ड,
मतलब यहाँ एक बास्केट है, उल्टा रखा हुआ है, ठीक है, ये बास्केट उल्टा रखा हुआ है और इसके नीचे बिल्ली है, तो बिल्ली क्या कर रही है, ढकी हुई है, पूरी ढकी हुई है, ठीक है, पूरा ढका हुआ रहेगा, कवर्ड रहेगा, तो वहाँ पे बीनीथ या अंडरनीथ दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मेरा कमरा आपके कमरे के नीचे है, तो आप, मेरा कमरा आपके कमरे से नीचे है तो फुल्ली कवर्ड है, ठीक है, आपका कमरा से मेरा कमरा जो है फुल्ली कवर्ड है, तो फुल्ली कवर्ड रहेगा, तो वहाँ पे बीनीथ या अंडरनीथ का यूज़ करेंगे। हम बोलेंगे माई रूम इज़ अंडरनीथ, अंडरनीथ योर रूम, या बीनीथ का भी यहाँ पर यूज़ कर सकते थे। गॉट इट। हमारा सेंटेंस हो गया माई रूम इज़ अंडरनीथ योर रूम, ठीक है। पेन मेरे कॉपी के नीचे था, तो मान लीजिए ये कॉपी है, ठीक है, मान लीजिए ये कॉपी है और ये पेन है, मैंने ऐसे कॉपी के ऊपर पेन रख दिया, तो पेन क्या हो गया, फुल्ली कवर्ड हो गया ना, दिख रहा है, पेन दिख रहा है, नहीं दिख रहा, फुल्ली कवर्ड हो गया, फुल्ली कवर्ड हो जाएगा कि नीचे, नीचे तो है लेकिन फुल्ली कवर्ड है, तो यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, बीनीथ या अंडरनीथ का यूज़ करेंगे, ठीक है। हम बोलेंगे द पेन इज़ बीनीथ, कुछ भी यूज़ करो, बीनीथ अंडरनीथ दोनों में से किसी का भी यूज़ करो, बात एक ही है, ठीक है। बोलेंगे बीनीथ माई कॉपी, मेरी कॉपी, पेन मेरी कॉपी के नीचे था, द पेन इज बीनीथ माई कॉपी। उसी तरह से पैसे तकिए के नीचे है, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, पैसे तकिए के नीचे है, द मनी इज अंडरनीथ द पिलो, तकिया पिलो के नीचे है, तो बोलेंगे द मनी इज अंडरनीथ द पिलो। ओके, इस तरह से बीनीथ अंडरनीथ के नीचे के सेंस में करेंगे, फुल्ली कवर्ड होगा। ओके, नेक्स्ट थ्रू का मतलब होता है के माध्यम से, थ्रू मीन्स होता है के माध्यम से, जैसे कि इसका उपयोग किसी वस्तु के आर पार देखने के अर्थ में किया जाता है, टू सी थ्रू सम ऑब्जेक्ट, मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ देखने के लिए किया जाता है। मैंने दीवार में छेद कर दिया ताकि मैं इस कमरे से उस कमरे पे नज़र रख पाऊँ, तो मैं दीवार छेद के सहारे दूसरी तरफ के पार्ट को देख सकती हूँ ना, तो किसी चीज़ के माध्यम से किसी और को देखना, किसी थ्रू से देखना, ठीक है। नेक्स्ट है किसी ऐसे वस्तु या स्थान से गुजरना जो नीचे ऊपर किनारे से बंद हो, टू मूव थ्रू अ स्ट्रक्चर, ठीक है, जैसे कि एक टर्नल से गाड़ी का गुजरना, तो टर्नल क्या होता है, कवर्ड होते हैं, ऊपर नीचे से कवर होते हैं, तो वहाँ से गुजरना यानी कि थ्रू का यूज़ करेंगे, ठीक है। वह छेद के माध्यम से अंदर देख सकता है, छेद के माध्यम से अंदर देख सकता है, तो हम ये सेंटेंसेस को कैसे बोलेंगे, वह देख सकता है, ही कैन सी थ्रू दिस होल, वह छेद के माध्यम से देख सकता है, वह इस छेद के माध्यम से अंदर देख सकता है, ही कैन सी इनसाइड थ्रू द सी इनसाइड, बोलेंगे ही कैन सी इनसाइड थ्रू दिस होल। वे एक कार के माध्यम से आ रहे हैं, वो एक कार्य के माध्यम से आ रहे हैं, मतलब कार एक फुल्ली कवर्ड होता है, उसके थ्रू आ रहे हैं, ठीक है। तो हम बोलेंगे दे आर कमिंग थ्रू अ कार, मतलब किसी के थ्रू आना, किसी के माध्यम से आना, ठीक है। पानी इस पाइप से गुजर रहा है, अब ये क्या हो गया, पाइप हो गया है। अब पाइप के थ्रू मतलब पाइप के अंदर से पानी जा रहा है, तो एक मतलब एक इनक्लोज्ड एरिया हो गया, पाइप एक इनक्लोज्ड एरिया हो गया, इनक्लोज्ड एरिया से इधर से उधर जा रहा है, मतलब थ्रू का यूज़ करेंगे, ठीक है। हम बोलेंगे वाटर इज पासिंग थ्रू दिस पाइप, बोलेंगे वाटर इज पासिंग थ्रू दिस पाइप, मतलब पानी इस पाइप से गुजर रहा है। ओके, तो इस तरह से थ्रू का यूज़ करेंगे के माध्यम या से के सेंस में, के माध्यम से, ठीक है। नेक्स्ट है विद का मतलब होता है के साथ
या से के सेंस में हम करते हैं। विद, ये तो आप लोगों को पता है, के साथ जब आएगा वहाँ भी विद का यूज़ करेंगे, और से जब आप किसी टूल्स की बात करोगे तो से का यूज़ करेंगे। जैसे इसका उपयोग के साथ के अर्थ के लिए किया जाता है, ठीक है। इसका उपयोग द्वारा, के द्वारा, औजार या यंत्र के पहले जो होता है ना उसमें किया जाता है। इंस्ट्रूमेंट और टूल्स, इंस्ट्रूमेंट या टूल्स की बात करेंगे वहाँ पे हम इसका यूज़ करेंगे। जैसे मैंने चाकू से एप्पल काटा, तो टूल्स से काटा है ना, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे विद, ठीक है। इसका उपयोग कारण का भाव बताने के लिए भी किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा। ओके, जैसे सोनम नींबू को एक चाकू के द्वारा काटी। सोनम नींबू को एक चाकू के द्वारा काटी, चाकू से काटी, टूल्स से काटी, है ना। तो क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर, विद का यूज़ करेंगे। हम बोलेंगे सोनम कट द सोनम, अच्छा सोनम थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो कट्स का यूज़ करेंगे। सोनम कट्स द लेमन विद अ नाइफ, विद अ नाइफ, ठीक है। सोनम नींबू को एक चाकू के द्वारा काटती है। सोनम कट्स द लेमन विद अ नाइफ। मेरा कुत्ता मेरे साथ रहता है, साथ, साथ के सेंस में भी यूज़ करते हैं विद का, ठीक है। तो हम बोलेंगे मेरा कुत्ता मेरे साथ रहता है। माई डॉग इज़ विद मी, माई डॉग इज़ विद मी मतलब मेरे साथ है, मेरा कुत्ता मेरे साथ है। माई डॉग इज़ विद मी। नेक्स्ट, राजू बुखार से बीमार है, कारण बता रहे हैं ना। राजू किसके कारण बीमार है, बुखार के कारण, कारण बता रहे हैं ना। ऐसे कारण के लिए हम ऑफ का भी यूज़ करते हैं, ठीक है। देखिए बहुत सारे प्रीपोजिशन ऐसे होते हैं जो सिमिलर होते हैं, ठीक है। तो हम बोलेंगे राजू इज इल विद फीवर, विद फीवर, ठीक है। तो बोलेंगे राजू इज इल विद फीवर, राजू बुखार के कारण बीमार है। नेक्स्ट ऑफ, ऑफ का मतलब ओ डबल एफ, ओ एफ अलग हो गया, ये ओ डबल एफ ऑफ मतलब से। जैसे इसका उपयोग किसी स्थान से अलग होने के सेंस में किया जाता है। जैसे कि मैंने अपॉन के यूज़ में बताया था ना कि कोई एक चीज़ को छोड़कर दूसरी ओर का आना मोशन के साथ, वहाँ पे ऑफ का यूज़ किया जाता है। ऊपर से नीचे की ओर, पेड़ से आम गिरा तो पेड़ ऊपर से, पेड़ का आम जो है ऊपर से नीचे गिरा मोशन के साथ। इसका उपयोग दूर रहो के अर्थ में भी किया जाता है। जैसे कि फूलों से दूर रहो, मेरे घर से दूर रहो, ठीक है। इसका उपयोग कुछ दूरी पे होने के भाव बताने के लिए भी किया जाता है। जैसे कि सोनम पेड़ से गिर पड़ी, मतलब वो पेड़ पर चढ़ी थी आम तोड़ने के लिए, अब पेड़ से गिर पड़ी, यानी कि ऊपर से नीचे आई मोशन के साथ, है ना। तो ऑफ का यूज़ करेंगे। हम बोलेंगे सोनम पेड़ से गिर पड़ी, सोनाली पेड़ से गिर पड़ी, हम बोलेंगे सोनाली फैल ऑफ द ट्री, फैल ऑफ द ट्री। वैसे ही आप बोल सकते हैं कि राहुल छत से गिर पड़ा, तो आप बोल सकते हो राहुल फैल ऑफ द रूफ, इस तरह से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बिल्ली टेबल से कूदी, बिल्ली टेबल पे थी उससे नीचे कूदी ना, नीचे कूदी, सतह को छोड़ी मोशन के साथ, तो यूज़ करेंगे ऑफ का। हम बोलेंगे द कैट जम्प्ड, द कैट जम्प्ड ऑफ द टेबल, ऑफ द टेबल, ठीक है। द कैट जम्प्ड ऑफ द टेबल। फूल से दूर रहो, दूर रहने की बात करें, फूल से दूर रहो तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कीप ऑफ, दूर रहो यानी कि कीप ऑफ द फ्लावर्स, कीप ऑफ द फ्लावर्स मतलब फूलों से दूर रहो। तो ऑफ, ओ डबल एफ, ऑफ का मतलब होता है से। गॉट इट। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है अवर्ब। अवर्ब का मतलब होता है ऊपर, अवर्ब का भी मतलब ऊपर, ओवर का भी मतलब ऊपर। तो ओवर का मतलब मैंने बता दिया एग्जाम्पल के थ्रू, आप अच्छे से देख लीजिएगा। अवर्ब का मतलब भी होता है ऊपर। हिंदी मीनिंग देखिए इसका क्या है, इसका उपयोग किसी सतह, स्तर से ऊपर रहने के अर्थ में किया जाता है। हायर देन या लेवल, मतलब ऊपर रहने की बात करेंगे, लेवल की बात करेंगे, लेवल में ऊपर होना। इसका उपयोग किसी सूची या स्थान के ऊपर होने की बात करते हैं। अप इन लिस्ट, लिस्ट में, मेरा नाम आपके नाम से ऊपर है, ठीक है। ये मैंने फर्स्ट क्लास जब प्रेपोजिशन के लेकर आई थी ना, वहाँ पर मैंने अवर्ब के यूजेस आपको क्लियर करवाया था। जैसे आकाश हमारे सिर के ऊपर है,
आकाश हमारे सिर के ऊपर है, तो हमारे लेवल से ऊपर है ना, लेवल की बात कर रहे हैं। लेवल की बात करें तो आकाश हमारे सिर के ऊपर है, तो लेवल में ऊपर है ना। तो हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे, या मोशन वोशन कुछ की बात नहीं कर रहे, सिर्फ ऊपर की बात कर रहे हैं, ठीक है, एग्जैक्ट ऊपर है। तो हम बोलेंगे द स्काई, द स्काई इज अबव, द स्काई इज अबव आवर हेड, द स्काई इज अबव आवर हेड, मतलब आकाश हमारे सिर के ऊपर है। हवाई जहाज बादलों से ऊपर उड़ रहा है, हवाई जहाज बादलों से ऊपर उड़ रहा है, यानी कि लेवल की बात कर रहे हैं, है ना। तो ये सेंटेंसेस को बोलेंगे द एयरप्लेन इज, द एयरप्लेन इज, द एयरप्लेन इज फ्लाइंग above the clouds। ओके, मतलब हवाई जहाज बादलों से ऊपर उड़ रहा है। सोनम हमारे कमरे के ऊपर रहती है, लेवल में ऊपर है, मेरे कमरे से लेवल में ऊपर है उसका कमरा। ओके, तो हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे सोनम लिव्स इन द रूम, lives in the room above us। above us मतलब सोनम हमारे कमरे के ऊपर में रहती है, सोनम lives in the room above us। ओके, इस तरह से above का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो above का मतलब होता है ऊपर। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा बिफोर। बिफोर का मतलब होता है पहले या सामने, पहले या सामने के सेंस में हम बिफोर का यूज़ करेंगे। इसका उपयोग सामने के अर्थ में किया जाता है, इसका उपयोग पहले या से पहले के अर्थ में किया जाता है। एग्जाम्पल, ये तो आप लोगों को पता है कि बिफोर का मतलब पहले होता है, लेकिन सामने के सेंस में भी किया जाता है, ठीक है। अब देखिए हमारा सेंटेंस कैसे आएगा। देखिए हमारा सेंटेंस है वह पुलिस इंस्पेक्टर के सामने खड़ा था। सामने की बात करें, यहाँ पर इन फ्रंट ऑफ का भी यूज़ कर सकते हैं, सामने के सेंस में इन फ्रंट ऑफ का भी यूज़ कर सकते हैं, प्लस बिफोर का भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों का मतलब बिल्कुल सेम होता है, कुछ अलग नहीं होता है, ठीक है। वह पुलिस इंस्पेक्टर के सामने खड़ा था, तो बोलेंगे ही वॉज स्टैंडिंग बिफोर द पुलिस, एक मिनट, बिफोर द पुलिस इंस्पेक्टर, ठीक है। वह पुलिस इंस्पेक्टर के सामने खड़ा था, ही वॉज स्टैंडिंग बिफोर द पुलिस इंस्पेक्टर। वो समय से पहले घर पहुंचेगा, पहले, समय से पहले, उसमें क्या था, अगो भी हम बताए थे ना, उसमें पहले का सेंस था। तो गाइस वहाँ पे एग्जैक्ट आपको टाइम बता दिया गया था ना, कि वो 5 सालों से है या 10 सालों से है, 2 दिन से है, 4 दिन से है, एग्जैक्ट टाइम बता दिया था। इसमें टाइम नहीं बताया है, वो समय से पहले घर पहुंचेगा। अब टाइम क्या है नहीं पता है, ठीक है। तो बिफोर का यूज़ कर सकते हैं, हम बोलेंगे ही विल रिच होम बिफोर टाइम, मतलब वो समय से पहले घर पहुंचेगा। ही विल रिच होम बिफोर टाइम। रिच की जगह गेट का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि पहुंचने के सेंस में गेट का भी यूज़ होता है। नेक्स्ट है वह एक पेड़ के सामने खड़ा था, कि सामने का सेंस आ रहा, तो हम बोलेंगे ही स्टूड बिफोर अ ट्री। वह एक पेड़ के सामने खड़ा था, ही स्टूड बिफोर अ ट्री। करने से पहले आप सोचो, पहले। अब यहाँ पे समय तो बताया नहीं कि अगो का यूज़ करेंगे, तो बोला है करने से पहले सोचो, यानी कि थिंक बिफोर, पहले सोचो, थिंक बिफोर यू एक्ट। मतलब ऐसा जो बिहेवियर है ना, करने से पहले सोचो, थिंक बिफोर यू एक्ट। ओके, तो इस तरह से बिफोर का यूज़ करेंगे पहले या सामने के सेंस में।
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। बिहाइंड मीन्स पीछे, जैसे कि इसका इस्तेमाल पीछे, समय से के अर्थ के लिए उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग पीछे, क्रम में, यानी कि इन ऑर्डर, क्रम में, ठीक है, ऑर्डर में के अर्थ के लिए किया जाता है। इसका उपयोग पीछे, छिपा हुआ के अर्थ में भी किया जाता है। देखिए कैसे, जैसे कि क्रम मैंने बताया ना, जैसे लाइन में आप खड़े हैं तो रोहन आपके पीछे है, तो लाइन में, क्रम में, ऑर्डर में खड़े हैं, है ना, तो वहाँ पे यूज़ करेंगे बिहाइंड का। जैसे ट्रेन समय से पीछे है, तो समय से बात करेंगे तो भी यहाँ पर बिहाइंड का यूज़ करेंगे। तो ट्रेन समय से पीछे है, तो इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी, हम बोलेंगे ट्रेन, हम बोलेंगे द ट्रेन इज बिहाइंड टाइम। ठीक है, हमारा सेंटेंस हो गया द ट्रेन इज बिहाइंड टाइम, मतलब ट्रेन समय से पीछे है। वैसे ही शिक्षक मेरे पीछे पड़ा था, शिक्षक मेरे पीछे पड़े थे, बताइए क्या होगा, पीछे पड़ना, बिहाइंड पीछे, देखिए पीछे है ना, ठीक है। तो हम ये सेंटेंस में बोलेंगे शिक्षक मेरे पीछे पड़े थे, हम बोलेंगे द टीचर, खड़ा था, पीछे खड़ा था, ठीक है, द टीचर वॉज स्टैंडिंग, द टीचर वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड मी। तो यहाँ क्रम, ऑर्डर की बात करें ना, यानी कि मैं शिक्षक से आगे थी, टीचर मेरे पीछे थे, है ना। तो द टीचर वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड मी। मेरे घर के पीछे एक पेड़ है, तो मेरा घर है, मेरा घर से वो जो पेड़ है ना वो छुपा हुआ है, तो भले छुपा हुआ हो लेकिन पीछे है, तो वहाँ पे आप क्या यूज़ कीजिएगा, बिहाइंड। देखिए भले पीछे है लेकिन छिपा हुआ है, तो भी बिहाइंड का यूज़ करेंगे। हम बोलेंगे देयर इज़ अ ट्री, देयर इज़ अ ट्री बिहाइंड माई हाउस, बिहाइंड माई हाउस। आप मेरे साथ बनाते हुए चलना, ठीक है। देयर इज़ अ ट्री बिहाइंड माई हाउस, मेरे घर के पीछे एक पेड़ है, भले पीछे है लेकिन छुपा हुआ है, इसीलिए वहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट है आफ्टर। आफ्टर का मतलब होता है के बाद, आफ्टर यानी कि के बाद, इसका और भी मीनिंग होते हैं। देखिए, समय को सूचित करने वाले शब्द में इस्तेमाल किया जाता है टाइम एक्सप्रेशन वर्ड। समय की बात करेंगे ना, वहाँ पर आफ्टर का यूज़ किया जाता है। इसका इस्तेमाल के बावजूद के रूप में भी किया जाता है। इन स्पाइट ऑफ जहाँ यूज़ करते हैं ना, के बावजूद के लिए इन स्पाइट ऑफ का यूज़ करते हैं, उसकी जगह आप आफ्टर का भी यूज़ कर सकते हैं, बात एक ही होगा, ठीक है। इसका इस्तेमाल पीछे पड़ने के सेंस में भी किया जाता है। कुत्ता मेरे पीछे पड़ा था, वहाँ भी अबाउट, वहाँ भी आफ्टर का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मेरी सभी सावधानियों के बावजूद ये चोरी हो गया, तो बावजूद, मेरी सारी सावधानियों के बावजूद चोरी हो गया, तो के बावजूद यानी कि यहाँ पर आफ्टर का यूज़ करेंगे। हम बोलेंगे आफ्टर ऑल माई केयर, आफ्टर ऑल माई केयर, मेरी सारी सावधानियों के बावजूद ये चोरी हो गया। इट वॉज स्टोलन, इट वॉज स्टोलन, हियर चोरी हो गया, पैसिव वॉइस, ठीक है। मैं बेवजह सोनम के पीछे पड़ा था, के पीछे, है ना, मैं बेवजह सोनम के पीछे पड़ा था, तो बोलेंगे आई वॉज unnecessarily आफ्टर सोनम, मतलब मैं बेवजह सोनम के पीछे पड़ा था। आई वॉज unnecessarily आफ्टर सोनम। शुक्रवार गुरुवार के बाद आता है, के बाद के सेंस में तो आफ्टर का यूज़ करते ही हैं, तो शुक्रवार गुरुवार के बाद आता है, यानी कि फ्राइडे थर्सडे के बाद आता है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, हम बोलेंगे फ्राइडे कम्स आफ्टर थर्सडे। फ्राइडे कम्स आफ्टर थर्सडे, मतलब शुक्रवार गुरुवार के बाद आता है।
ओके, तो इस तरह से आफ्टर का यूज़ करेंगे हम। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है विदाउट। विदाउट का मतलब होता है के बिना, जैसे विद का मतलब के साथ और विदाउट का मतलब के बिना। जैसे मैं तुम्हारी मदद के बिना कुछ नहीं कर सकता, मैं तुम्हारी मदद के बिना, इसका सिंपल रूल है, इसमें कोई रूल अप्लाई नहीं होते हैं, बस के बिना जहाँ भी आएगा आपका वहाँ पे आप यूज़ कर देना विदाउट का, है ना। तो मैं तुम्हारी मदद के बिना कुछ नहीं कर सकता, तो हम बोलेंगे आई कांट डू एनीथिंग, आई कांट डू एनीथिंग, मैं कुछ नहीं कर सकता, आई कांट डू एनीथिंग तुम्हारी मदद के बिना, यानी कि विदाउट योर हेल्प, विदाउट योर हेल्प, तुम्हारी मदद के बिना, तुम्हारी मदद के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता, आई कांट डू एनीथिंग विदाउट योर हेल्प। ओके, हमें बिना टिकट की यात्रा नहीं करनी चाहिए, हमें बिना टिकट की यात्रा नहीं करना चाहिए, तो वी should not travel without ticket, हमें टिकट के बिना यात्रा नहीं करना चाहिए, we should not travel without ticket। ओके, उसी तरह से मैं बिना तुम्हारी सहायता के कुछ नहीं कर सकता, बिना, बिल्कुल सेम इसी तरह के सेंटेंस बनेंगे, हम यही बोलेंगे। आई, सेम सेंटेंस है, आई कांट डू एनीथिंग विदाउट योर हेल्प, मैं तुम्हारी सहायता के बिना कुछ नहीं कर सकता हूँ, आई कांट डू एनीथिंग विदाउट योर हेल्प। तुम्हारे बिना पैसे अपने खुद का बिजनेस शुरू करना चाहिए, तुम्हें बिना पैसे के अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहिए, यानी कि दूसरों का पैसा नहीं लेना चाहिए, खुद से मेहनत करनी चाहिए, खुद के दम पे बिजनेस शुरू करना चाहिए बिना पैसे लिए। ओके, तो हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे, यू शुड स्टार्ट योर ऑन बिजनेस, तुम्हें अपना बिजनेस शुरू करना चाहिए बिना पैसों की, विदाउट मतलब अपने पैसे लगा सकते हो, दूसरे के पैसों की, बिना दूसरे की पैसों की, ठीक है। तो हम बोलेंगे यू शुड स्टार्ट योर ओन बिजनेस विदाउट मनी। ओके, चलिए अब हमारा लास्ट एक बच गया, वाया का मतलब होता है होते हुए या से होकर, वाया मीन्स होते हुए या से होकर, इसके हिंदी मीनिंग बिल्कुल सेम होते हैं, जैसे यह ट्रेन कानपुर से होते हुए मुंबई जाती है, मतलब होते हुए या से होकर आपके हिंदी वाले सेंटेंस में आएंगे तो वहाँ पर आप वाया का यूज़ करना, ठीक है। तो यह ट्रेन कानपुर से होते हुए मुंबई जाती है, आप बोलोगे दिस ट्रेन गोज टू मुंबई वाया कानपुर। यह ट्रेन कानपुर से होते हुए मुंबई जाती है, दिस ट्रेन गोज टू मुंबई, कानपुर से होते हुए वाया कानपुर। ओके, मुझे तुम्हारे बारे में मेरे भाई से पता चला, मुझे तुम्हारे बारे में मेरे भाई से पता चला, यानी कि मेरे भाई से होते हुए, मेरे भाई से होकर मुझे पता चला, है ना, सेंस तो यही निकल रहा है। तो हमारा सेंटेंस बनेगा आई कैम टू नो अबाउट यू वाया माई ब्रदर, मतलब मुझे तुम्हारे बारे में मेरे भाई से पता चला, आई कैम टू नो अबाउट यू वाया माई ब्रदर। कोरोना शारीरिक संपर्क से फैलती है, यानी कि शारीरिक संपर्क से होते हुए दूसरों को फैलती है ना। तो हम ये बोलेंगे कोरोना, ये सेंटेंसेस को आप फ्रेम कीजिएगा, ये सेंटेंसेस आप लोगों के लिए है, ये सेंटेंसेस को आप फ्रेम कीजिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आते तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, मैं इसका आंसर देने की ज़रूर कोशिश करूँगी। तो गाइस, आज की वीडियो में हमारा इतनी सारी प्रेपोजिशन, लगभग 25 प्रेपोजिशन हम लोगों ने कवर किया, और इससे पहले वाले पार्ट में भी हम लोगों ने बहुत सारे प्रेपोजिशन कवर किए हैं, तो वो भी ज़रूर वीडियो को देख लीजिएगा और ये देख लीजिएगा, प्रेपोजिशन आपके 100% क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, और उन फ्रेंड को ज़रूर शेयर कीजिएगा जो कि प्रीपोजिशन की वजह से अपनी इंग्लिश वाले सेंटेंसेस नहीं बोल पाते हैं। तो कम से कम 5 फ्रेंड को अगर आप शेयर करते हो तो आपकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट इंग्लिश सीख सकते हैं। इंग्लिश सीखना बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए। आजकल कहीं भी आप जाओगे ना, इंग्लिश की ज़रूरत पड़ेगी ही। तो इंग्लिश सीखना ज़रूरी है। इंग्लिश को आप इग्नोर मत करना, इसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। इसकी PDF आपको मेरी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और गाइज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और गाइज़, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया है तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो लेकर आऊँगी आप तक अपडेट मिल जाएगी। और गाइज़, अगर आपको इन सब की PDF चाहिए तो ये हमारा टेलीग्राम का QR कोड है, आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसे स्कैन कीजिएगा, सीधे हमारे टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाइएगा। वहाँ से आप बर्थडे की वीडियो जो भी मैं डालती हूँ उसकी PDF आपको वहाँ से मिल जाएगी। और मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग।